ठीक है, आंधी आई और मस्त वाली धूल आ चुकी है आपकी गाड़ी पे। अब क्या होगा? अब जैसे ही आपने सोचा, आपने अपने पेरेंट्स को बोला कि सर मैं तो अपनी गाड़ी को ऐसे ही बाहर ले जाऊंगा, और बाहर तेज हवा चल रही है, हवा के कारण धूल हट जाएगी और मेरी गाड़ी साफ हो जाएगी। लेकिन हम जानते हैं जो धूल, जो सैंड पार्टिकल्स हमारी गाड़ी से चिपके हुए होते हैं, वो सैंड पार्टिकल्स हवा से नहीं उतरते। क्यों नहीं उतरते? क्योंकि जो हवा आएगी वो आपके गाड़ी की सरफेस की वेलोसिटी को अटेन कर लेगी, और आपके जो बॉटम मोस्ट लेयर है वो तो इस सरफेस की वेलोसिटी को अटेन कर लेगा ना बेटा। अब जब वो बॉटम मोस्ट लेयर सरफेस की वेलोसिटी को ही अटेन कर लेगा तो कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं होगा, और रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो क्या वो धूल ऑटोमेटिकली हट जाएगी? क्या नहीं हटेगी। आप गाड़ी कितना ही तेज चला के ले आओ, वो धूल वहीं की वहीं पड़ी रहती है। एक्स्ट्रा जो मिट्टी होती है वो हट जाती है, लेकिन जो मिट्टी सरफेस से चिपकी हुई है वो कभी नहीं हटती। उसको हटाने के लिए आपको कपड़ा ही मारना पड़ता है, हवा से वो नहीं हटती। क्यों नहीं हटती? क्योंकि जो बॉटम मोस्ट फ्लूइड की टेंडेंसी है, फ्लूइड लेयर में ट्रेवल करता है, और अगर फ्लूइड लेयर में ट्रेवल करता है तो बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ द फ्लूइड अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ bottommost layer of fluid attains the velocity of the surface, and this is known as no slip condition. इसी को हम कहते हैं no slip condition. बताइए क्या ये बात सबको क्लियर है कि नहीं? yes or no? The bottommost layer of the fluid attains the velocity of the surface. The bottommost layer of the fluid attains the velocity of the surface, and that is known as the no slip condition. And that is known as the no slip condition. So I think it is clear to everyone now. Moving on in this topic. If the bottommost layer attains the velocity of surface, अब और अगर surface at rest है, if surface is at rest, अगर surface किस पे है? rest पे। अगर surface किस पे हो? 24 if the surface is at rest 11 24, अगर सरफेस रेस्ट पे है, ध्यान से समझ लेना, इंपॉर्टेंट बात है, तो बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ द फ्लूइड जो है वो आके सरफेस के कांटेक्ट में आएगी, और कांटेक्ट में आते ही वो, क्योंकि सरफेस रेस्ट पे है, क्योंकि सरफेस रेस्ट पे है, तो वो बॉटम मोस्ट लेयर भी सरफेस की वेलोसिटी को अटेन करके खुद भी रेस्ट पे आ जाएगी, तो बॉटम मोस्ट लेयर रेस्ट पे आ गई। ध्यान से समझना, जो चीज समझा रहा हूं आपको वेलोसिटी प्रोफाइल यहां पर ड्रॉ करना सिखाऊंगा। बहुत ही रॉकेट साइंस वाली बात है, अरे बहुत आसान बात है, मुश्किल नहीं है, ध्यान रखो। बॉटम मोस्ट लेयर खुद रेस्ट पे आ गई क्योंकि सरफेस रेस्ट पे था। अब बॉटम मोस्ट लेयर रेस्ट पे, हर लेयर के अंदर खूब सारे पार्टिकल्स होंगे, तो यहाँ पर भी पार्टिकल, यहाँ पे भी पार्टिकल, यहाँ पे भी पार्टिकल, हर जगह पार्टिकल, हर लेयर में पार्टिकल फ्लूइड के। और ये फ्लूइड के पार्टिकल एक दूसरे से क्या करते हैं? कोहेजन करते हैं। हम जानते हैं लोग एक दूसरे से क्या करते हैं? कोहेजन करते हैं, एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। सर हम ये भी जानते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। तो जब बॉटम मोस्ट लेयर रेस्ट पे आ गई, तो क्योंकि उसके ठीक ऊपर वाली लेयर बॉटम मोस्ट लेयर के साथ कोहेजन में है, अट्रैक्शन फोर्सेस में है, तो बॉटम मोस्ट लेयर आ गई रेस्ट पे। ऊपर वाली लेयर जब उसके ऊपर फ्लो करके जाएगी, तो बॉटम मोस्ट लेयर के पार्टिकल्स कहेंगे ऊपर वाले पार्टिकल को कि तू रुक जा। क्यों रुक जा? क्यों रुक जा? क्योंकि यार आपस में अट्रैक्शन में ना, एक रुक गया बोलेगा यार तू भी रुक जा, ठीक है। और इसको देखते हुए ऊपर वाली लेयर जो है उसके पार्टिकल्स थोड़ी सी ज्यादा वेलोसिटी लेके बैठे हुए। ध्यान से समझना, ये फिनोमेना समझ लेना, पूरा जब बताऊंगा उसके बाद डाउट्स होगा। मतलब हुआ क्या? बॉटम मोस्ट लेयर तो रेस्ट पे आ गई, उसने चाहा कि मेरे ऊपर वाली लेयर भी मेरे को देख के क्या कर जाए? रुक जाए। तो उसने अपने कोहेजन के कारण उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे से कुछ मोमेंटम के साथ आ रहा था ना, पीछे से कुछ मूवमेंट के साथ आ रहा था, वेलोसिटी के साथ आ रहा था, तो थोड़ी सी वेलोसिटी उसके पास रही, और बॉटम मोस्ट लेयर से उसके ठीक ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा रहती है। अब खुद सोचो, जो सेकंड लेयर है उसकी वेलोसिटी कम हो चुकी है फर्स्ट वाले के कारण, तो सेकंड थर्ड वाले को भी बोलेगी कि तू भी क्या कर जा? रुक जा।
लेकिन पीछे से तो ये जो थर्ड लेयर है ये भी किसी स्पीड से चलती हुई आ रही है, तो इस थर्ड लेयर की वेलोसिटी थोड़ी सी सेकंड से ज्यादा होगी। ये थर्ड लेयर वाला वेलोसिटी थोड़ी सी सेकंड से ज्यादा हुई, थर्ड लेयर को भी सेकंड ने थोड़ा सा रोका ना, अभी थर्ड क्या करेगी, फोर्थ को थोड़ा सा रोकेगी, लेकिन उतना नहीं रोक पाएगी जितना फर्स्ट रोक पा रही है। तो हुआ क्या, थोड़ी सी वेलोसिटी और ज्यादा। एक पॉइंट ऐसा दिखेगा जिसके बाद इस नो स्लिप कंडीशन का कोई इफेक्ट देखने को हमें नहीं मिलेगा। दैट मींस हुआ क्या, जो लेयर बॉटम मोस्ट है सरफेस की वेलोसिटी को अटेन कर लिया, अब वो कोहेजन के कारण सबको रोकने की कोशिश कर रही है। अब जो लेयर्स बॉटम मोस्ट लेयर से दूर होंगी उनकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जो लेयर बॉटम मोस्ट लेयर से पास है उनकी वेलोसिटी कम है। क्यों, क्योंकि सभी के सभी कोहेजन में है, सभी के सभी क्या है, कोहेजन में। ऐसा समझो ये 5 लोग आ रहे थे एक साथ, एक रुक गया, ये अपने पास वाले को बोलता तू भी रुक जा, वो अपने पास वाले को बोलता तू भी रुक जा। तो जैसे जैसे ये पार्टिकल से दूर जाते रहेंगे, जैसे जैसे 5वें आदमी तक पहुंचूंगा तो इफेक्ट कम हो जाएगा ना, वो रुकेगा क्या 5वां आदमी, वो तो उसको पता ही नहीं होगा, वो तो निकल जाएगा सीधा। इमेजिन करना है इस चीज को, इमेजिन करना है। बताओ ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, सुनो। इमेजिनेशन का खेल है बेटा, क्योंकि बॉटम मोस्ट लेयर रुक गई तो वो सभी लेयर को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो लेयर उससे दूर होंगी उस पर उसका इफेक्ट कम होगा, जो लेयर पास है उस पर इफेक्ट सबसे ज्यादा। तो जो पास वाली लेयर है उनको तो बड़े आराम से रोक लेती है, तो पास वाली लेयर्स की स्पीड भी कम रहती है, जैसे जैसे दूर जाते रहते हैं इसका इफेक्ट कम होता जाता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है मुझे कोई इफेक्ट दिखता ही नहीं है। तो मैंने आपको देखो यहाँ पर क्या दिखा, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक तो वेलोसिटी बढ़ती दिखी, उसके बाद कांस्टेंट हो गई। एंड दिस इज द वेलोसिटी प्रोफाइल। अगर कोई हमसे पूछे वेलोसिटी प्रोफाइल क्या है, तो शुरुआत में वेलोसिटी बढ़ती दिखी और फिर कांस्टेंट होती दिखी। कहां से, फ्रॉम सरफेस। किसके हेल्प से एक्सप्लेन किया, नो स्लिप कंडीशन के हेल्प से एक्सप्लेन किया। किसके हेल्प से एक्सप्लेन किया, नो स्लिप कंडीशन के हेल्प से हमने इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया। चलिए बेहतरीन बात है, बहुत आसान बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। चलिए अब हम इसी के हेल्प से, नो स्लिप कंडीशन के हेल्प से वी विल मॉडिफाई दी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। कैसे, ध्यान से देखो। देखिए एक लेयर, मैं यहाँ पर वेलोसिटी प्रोफाइल अगर बनाऊं तो वेलोसिटी प्रोफाइल अभी थोड़ी देर पहले देखा ऐसा ही बना। क्या हुआ, अगर बॉटम मोस्ट लेयर रेस्ट पे है तो उसका पार्टिकल रेस्ट पे होगा, लेकिन ठीक उसके ऊपर वाला पार्टिकल जो है वो किसी डिस्टेंस से आगे निकल चुका होगा। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला पार्टिकल तो चल रहा है, थोड़ी सी ज्यादा वेलोसिटी लेके बैठा है, रोकने की कोशिश की है बॉटम मोस्ट लेयर ने, लेकिन ठीक उसके ऊपर वाला लेयर जो है वो थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी लेके बैठा है। तो यार ध्यान से देखो, जितनी वेलोसिटी लेके बैठा होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम करूंगा तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस। तो ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आया कितना आया, वेलोसिटी इनटू टाइम। और दो लेयर्स के बीच के डिस्टेंस को मैं ले रहा हूं y, क्या ले रहा हूं, y। देखिए फ्लूइड में मैंने बात की थी कि फ्लूइड पे आप शियर लगाते हो तो डिफॉर्मेशन आता है, इसका मतलब डिफॉर्मेशन आएगा, कितना आएगा, फाई आएगा। tan फाई की वैल्यू निकालो यहाँ पर, सो tan फाई विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, फॉर स्मॉल थीटा tan थीटा बराबर थीटा ही होता है, तो फाई की वैल्यू अभी vt बाय y। यहां से हम फाई की वैल्यू निकालेंगे, फाई बाई टी इज इक्वल टू v बाय y। अगर डिफरेंशियल फॉर्म में देखें तो ये बनेगा डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू डीवी बाई डी वाई। बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी था शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू नीटा डी फाई बाई डी टी। इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, टाउ बराबर नीटा डीवी बाई डी वाई।
ताऊ बराबर नीटा डीवी बाय डीवाई। क्या किया हमने यहाँ पर? हमने यहाँ पर वेलोसिटी और दो लेयर्स के बीच के डिस्टेंस को यूज कर लिया और मॉडिफाई कर दिया हमारा न्यूटन लॉ ऑफ वेलोसिटी। एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला अपन को गिवन होता है। एनसीईआरटी में जो मैंने ये स्टार लगा के फॉर्मूला बनाया, ये फॉर्मूला हमें एनसीईआरटी में गिवन होता है, ऊपर वाला फॉर्मूला हमें गिवन नहीं होता। ठीक है, लॉजिक समझो और लॉजिकली बात करो। सारी चीज बात करो लॉजिकली। और बताओ क्या ये बात सबको क्लियर होती कि नहीं? यस और नो? चलिए, सबको ये बात क्लियर होती है, बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड। So this is the modified form of, what do we say, Newton's law of viscosity. Viscosity कैसी प्रॉपर्टी होती है? तो viscosity is a property which resists the flow of anything. एक फ्लूइड फ्लो करता है, तो प्रॉपर्टी which resists the flow, which resists the flow of fluids is known as viscosity. एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि फ्लूइड के फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करती है, रेजिस्ट करती है, उसे हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं। That property which restricts the flow of fluid is known as viscosity. इसको हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं। सिंपल सीधी सी बात है। लॉजिकल चलना है, लॉजिकल सारी बात करेंगे। हर चीज के पीछे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है, वो एक्सप्लेनेशन के पीछे जाएंगे। किसी भी चीज को फिजिक्स के अंदर रट्टा नहीं मानना है, किसी भी चीज के बारे में ना एकदम रट्टा मार के नहीं देखना, उसके पीछे ये देखना कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। ठीक है, कुछ ना कुछ रीजन होगा। वो रीजन क्या है? देखिए, यहाँ पर नो स्लिप कंडीशन भी क्यों हो रही है? कभी आपने देखा है? आपने क्या किया, आपने ऐसे ना इंस्टाग्राम वगैरह पे ये सब वीडियोस जरूर देखे होंगे। ठीक है, होता क्या है कि आपने एक गाड़ी ली, उस गाड़ी को एक तरफ से पॉलिशिंग कर देते हैं और एक तरफ नॉर्मल छोड़ देते हैं, फिर उस पर पानी डालते हैं, तो जिस तरफ से पॉलिशिंग कर रखी होती है तो पानी वहां से सारा का सारा निकल जाता है, बिल्कुल भी सरफेस को ग्रैब करके नहीं रखता, बिल्कुल भी सरफेस से एडहेयर नहीं होता, चिपकता नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अपन देखते हैं तो पानी सरफेस से ऐसे चिपका हुआ मिलता है। कभी ऐसा देखा किसी ने वीडियो? किसी ने भी? हैंड रेस करके बताओ। बहुत फेमस वीडियोस हैं, इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हो आप लोगों ने देखे होंगे ये सब वीडियोस। एक तरफ पॉलिशिंग कर दी गाड़ी की, दूसरी तरफ पॉलिशिंग नहीं की। जिस तरफ पॉलिशिंग नहीं करते वहां पानी डालते हैं तो देखते हैं पानी सरफेस से चिपका हुआ है, लेकिन जिस तरफ पॉलिशिंग कर दी वहां पर हाइड्रोफोबिक नेचर देखने को मिलता है, सरफेस से पानी जो है वो चिपकता ही नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, यहां पर नो स्लिप कंडीशन क्यों वर्क करती है? बिकॉज ऑफ ए प्रॉपर्टी विच इज नोन एज एडहेशन। और एडहेशन को अपन ने कल देखा था। एडहेशन इज द अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट्स विच आर ऑपोजिट और डिफरेंट इन नेचर। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स लगे तो दैट इज एडहेशन। सो पानी डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस के साथ एडहेशन करता है। कैसे करता है? आप सुबह सुबह नहाए, नहाने के बाद आपने देखा कि जो पानी है वो आपके शरीर से चिपका हुआ है। ऐसा थोड़ी ना पानी डाला और फिर तुरंत पानी नीचे हो गया, आप सूखे ड्राई पड़े हो बिल्कुल, ऐसा थोड़ी ना होता है। पानी आपने डाला, आपके बाल गीले हो गए, ठीक है, आपका फेस गीला है, सब। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस एडहेशन प्रॉपर्टी। एडहेशन कैसे? आपके स्किन और आपके पानी के बीच में एडहेशन हो रहा है। नो स्लिप कंडीशन कैसे वर्क कर रही है? उस एडहेशन के कारण वर्क कर रही है। कुछ सरफेसेस पे एडहेशन बहुत अच्छा होता है, कुछ सरफेसेस पे एडहेशन बहुत कम होता है।
ठीक है, ये समझने वाली बात है। तो हर चीज के पीछे एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है, उस एक्सप्लेनेशन को आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, फिजिक्स ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अगर उस एक्सप्लेनेशन के पीछे नहीं जाओगे, रटने की कोशिश करोगे, तो फिजिक्स उतनी बोरिंग लगेगी। डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरीके से फिजिक्स को अप्रोच करते हैं। चलिए, इसके बाद आता है हमारे पास एक क्वांटिटी विच इज नोन एज प्रेशर। मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी, ठीक है, मैं जो सवाल पूछने जा रहा हूं आप लोग सभी मुझे बताएंगे कि जो ये प्रेशर है, ये क्वांटिटी होती है P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस जब पढ़ रहे थे तो अपन देख रहे थे कि स्ट्रेस और प्रेशर का फॉर्मूला सेम होता है ऑलमोस्ट। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज स्ट्रेस जो है एंड जो प्रेशर है, ध्यान से सुन लो, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, बट स्ट्रेस के अंदर हमारा फोर्स जो है दैट इज द इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डेवलप्ड इनसाइड द बॉडी, बट जो प्रेशर है उसके अंदर जो फोर्स है दैट इज द एक्सटर्नल फोर्स व्हिच इज गेटिंग डेवलप्ड। तो दोनों के अंदर जो फोर्सेस हैं वो अलग अलग है, लेकिन फॉर्मूला सेम है। दोनों की यूनिट भी सेम है, फोर्स अपॉन एरिया करेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, व्हिच इज आल्सो नोन एज पास्कल। ठीक है, प्रेशर को हम क्या कहते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी मेजर करते हैं, व्हिच इज आल्सो नोन एज पास्कल। पास्कल के फॉर्म में भी बताया। ठीक है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इसके अंदर, आसान चीज है। लॉजिकली देखिए, समझिए यहां पर मैं क्या चीज आपको बता रहा हूं। प्रेशर के बारे में हमने छोटी सी बात तो कर ली। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्या फ्लूइड कभी प्रेशर लगाती है क्या? क्या फ्लूइड कभी प्रेशर लगाती है क्या? क्या फ्लूइड का कोई प्रेशर होता है क्या? माय क्वेश्चन इज दिस, यस और नो? क्या कभी फ्लूइड प्रेशर लगाती है कि नहीं? जितने बच्चे कहते हैं यस, हैंड रेज करके बताओ। देखिए, फ्लूइड प्रेशर लगाती है। हमने बोला फ्लूइड होता है गैसेस एंड लिक्विड्स बोथ। फ्लूइड गैसेस भी होते हैं, फ्लूइड लिक्विड्स भी होते हैं, दोनों ही केस में फ्लूइड्स आपको देखने को मिलता है। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। अब फ्लूइड है क्या, ध्यान से समझना है इस बात को। ये हमारी अर्थ, ठीक है, इस अर्थ के आसपास ये हमारा एटमॉस्फेयर, ठीक है। इस अर्थ के सरफेस पे ये रहे हम। क्या हम पे इस एटमॉस्फेयर के द्वारा कोई फोर्स लगता है क्या? बिल्कुल लगता है, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, PATM। इसकी वैल्यू होती है 1 ATM या फिर 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कभी ना कभी, PV इज इक्वल टू nRT इक्वेशन वगैरह। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं, वहां पर आपने देखा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। इसका मतलब गैस जो है वो क्या लगा रही है, प्रेशर लगा रही है। सिमिलरली ये कंटेनर है, इस कंटेनर में किसी डेप्थ तक हमने फ्लूइड भर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर अपन ने 3 पॉइंट्स ऐसे कंसीडर कर लिए। इसका एक्सपेरिमेंट देखेंगे कल की क्लास में अपन, बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट है, बहुत इजीली हो जाएगा। A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, 3 पॉइंट्स मैंने ले लिए, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट। देखिए, सरफेस पे तो ऊपर क्या लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, PATM, कोई दिक्कत नहीं। A पॉइंट पे कुछ एक प्रेशर लग रहा होगा, B पॉइंट पे भी कुछ प्रेशर लग रहा होगा, C पॉइंट पे भी लग रहा होगा। देखिए, पूरे फ्लूइड पे एटमॉस्फेयर तो ऊपर से प्रेशर लगा ही रहा है। अब A पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो A पॉइंट पे, A पॉइंट से ऊपर मौजूद जितना भी फ्लूइड है वो A पॉइंट पे क्या कर रहा होगा, प्रेशर लगा रहा होगा। सिमिलरली जो B पॉइंट पे जितना भी प्रेशर लग रहा होगा वो इसके ऊपर वाला फ्लूइड इस पे लगा रहा होगा। एंड सिमिलरली जो C पॉइंट पे प्रेशर लग रहा होगा वो इसके ऊपर जितना फ्लूइड मौजूद है वो लगा रहा होगा। सो A पॉइंट, B पॉइंट एंड C पॉइंट, इन तीनों पॉइंट्स पे जो प्रेशर लग रहा है वो अलग अलग है। कैसे? डिपेंड किस पे कर रहा है, डेप्थ। डिपेंड किस पे कर रहा है, डेप्थ पे डिपेंड कर रहा है। सो प्रेशर डिपेंड्स ऑन डेप्थ। किसने बताया? एक साइंटिस्ट ने बताया, जिसके नाम पे हमने प्रेशर की यूनिट रखी है, एंड दैट इज नोन एज पास्कल।
इन्होंने हमें बताया और इसी लॉ को हमने बोला पास्कल्स लॉ। तो हमारा कल की क्लास का जो टारगेट रहेगा टू स्टडी दी पास्कल लॉ, 2-3 एक्सपेरिमेंट देखेंगे अपन क्लास के अंदर। अब ऑफलाइन में होते तो एक्सपेरिमेंट करवाता तुम लोगों से, बहुत मजा आता। अब ऑनलाइन में मैं ही करूंगा, तुम लोग देखना, और क्या कर सकते हैं अपन। ऑनलाइन में तो मैं ही करूंगा, आप लोग देखेंगे बस। ऑफलाइन में आप लोगों से एक्सपेरिमेंट करवाए जाते थे तो थोड़ा मजा आता। मैंने आपको बोला भी था कि फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर इतने सारे एक्सपेरिमेंट हम लोग क्लास के अंदर कर सकते हैं, लेकिन अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए, तो अभी अपन क्या देख रहे हैं, अभी अपन ये देख रहे थे कि भाई प्रेशर क्या फ्लूइड लगाती है क्या, तो हमारा आंसर है यस, लगाती है। क्या एटमॉस्फेयर के द्वारा भी प्रेशर लगता है, तो हमारा आंसर है यस, प्रेशर एटमॉस्फेयर के द्वारा भी लगता है। कितना एटमॉस्फेयर के द्वारा लगता है, 1.01 10 टू द पावर 5 पास्कल। सर क्या फ्लूइड के अंदर किसी डेप्थ पे जाता रहूंगा तो क्या वहां पर भी प्रेशर लगता रहेगा, मेरा आंसर है यस, वहां पर भी प्रेशर लगता रहेगा। आप ए पॉइंट को देखो, उसकी डेप्थ कम है रिलेटिवली एज कंपेयर टू बी। आप सी पॉइंट को देखो, उसकी डेप्थ ज्यादा है दोनों पॉइंट्स के कंपैरिजन में। तो जैसे जैसे मैं डेप्थ पे नीचे जाता रहूंगा मुझे प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होती हुई दिखेगी, एंड दिस इज नोन एज द पास्कल लॉ। किसी भी फ्लूइड के डेप्थ में जाते रहो आप, अंदर जाते रहो, डेप्थ में मूव करते रहो, आपको वहां प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होती हुई दिखेगी, एंड दिस इज नोन एज पास्कल्स लॉ। सो आई होप यू आर गेटिंग इट। बताइए बात सबको क्लियर है कि नहीं, यस और नो। यस एवरीवन। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन आप लोग इसको जो है घर के अंदर एनसीईआरटी से रिवाइज करिए। चलिए, किसी को कोई डाउट है तो डाउट बता दो।